Welcome students. Today we will learn about endoplasmic reticulum. So first of all, we will see what is endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum is represented by its name as it is the network of tubules or sacs inside the cytoplasm. So first of all, we will see that endo means inside, inside. Then plasmic, it means inside the cytoplasm. And then reticulum is a network. So it is a network of sacs or tubules inside the cytoplasm. अगर हम इसके अटैचमेंट की बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो अटैचमेंट है यानी इसकी पोजीशन कहाँ पर है, अगर हम इसके अटैचमेंट की बात करें तो ये अटैच होता है न्यूक्लियस के साथ या फिर ये हमारे पास अटैच होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनर सरफेस पर और ये फ्रीली भी प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में। फ्रीली भी प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म के अंदर, न्यूक्लियस के साथ अटैच है और इनर सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ है। अगर हम इसकी टाइप्स देखें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो ऑर्गेनल है जिसकी दो टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इन्हें हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक प्लस रफ एंडोप्लाज्मिक क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये जो है नेटवर्क होता है इनसाइड द साइटोप्लाज्म, जिसका जो सरफेस होता है वहां पर कोई राइबोसोम की अटैचमेंट नहीं होती, वो जो है स्मूथ होता है, उसका सरफेस स्मूथ होता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जबकि हमारे पास जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके सरफेस पर हमारे पास छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स अटैच होते हैं जिन्हें हम कहते हैं राइबोसोम्स। इन राइबोसोम्स की अटैचमेंट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर इसे बना देती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर ये राइबोसोम्स एब्सेंट है तो फिर उसे हम कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर की बात करें तो जनरली जो है ये जितने भी हमारे पास यूकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनल्स होते हैं वो जो है बने होते हैं हमारे पास मेम्ब्रेन से, मतलब मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। तो ये भी एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल है जो कि हमारे पास प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स एब्सेंट होती है। ये यूकैरियोट्स में प्रेजेंट है। ये जो है बना होता है एक इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से जिसे हम कहते हैं ल्यूमन, जो कि प्रेजेंट है दो मेम्ब्रेन्स के दरमियान। और ये दो मेम्ब्रेन्स और ये इंटर मेम्ब्रेन जो स्पेस है वो एरिया जो दो मेम्ब्रेन्स के बीच में प्रेजेंट है इसे हम कहते हैं सिस्टर्नी। सिस्टर्नी एक बेसिक आप यूनिट कह सकते हैं कि वो यूनिट है जो बनाता है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। मल्टीपल्स ऑफ सिस्टर्नी जो है या फिर हम कह सकते हैं सिस्टर्नल स्पेसेस सराउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन लेयर, ये बनाती है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास वो ऑर्गेनल है जो कि डबल लेयर से बना और उन लेयर्स के दरमियान में हमारे पास जो स्पेस उसे कहते हैं ल्यूमन। और ये जो हमारे पास लेयर्स बनी होती है डिफरेंट स्टेक्स में, मतलब डिफरेंट लेयर्स में, उन्हें हम कहते हैं सिस्टर्नी। अभी मैं आपको डायग्राम में बताऊंगी। अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर्स की या फिर उसके टाइप्स की कह सकते हैं बात करें तो हमारे पास दो टाइप्स थी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये टोटली स्ट्रक्चर में और फंक्शन में डिफरेंट होते हैं, लेकिन है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की टाइप्स क्योंकि इनमें जो अरेंजमेंट है डबल मेम्ब्रेन की लेयर की और उसके बीच में जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है जिसे हमने ल्यूमन कहा है, उनकी जो अरेंजमेंट है इस बेसिस पर ये दोनों कहलाती है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ हमारे पास जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये ट्यूबुलर होता है, ट्यूब्यूल लाइक होता है। आप देख सकते हैं जो लॉन्गिट्यूडनल ट्यूब्यूल्स बनी है ये बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डिफरेंस ये है कि ये ट्यूबुलर होता है जबकि जो हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये सेक लाइक, ये आपको नजर आ रही सेक्स, मल्टीपल जो है सेक्स जो है एक दूसरे के साथ इंटर कनेक्टेड है। यहाँ पर ये कनेक्शंस आप देख सकते हैं, ये जो है डिफरेंट जो सेक्स है आपस में मिली हुई है, मतलब जो इंटर मेम्ब्रेन का स्पेस है ये एक ही है लेकिन ये आप कह सकते हैं कन्वोल्यूशंस है, कन्वोल्यूटेड है। ये कन्वोल्यूटेड सेक्स है और ये कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है। तो ये जो हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये सेक लाइक होते हैं और इन दोनों की जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है उसे हम ल्यूमन कहते हैं। और दोनों की जो ये हमारे पास जो कन्वोल्यूशंस बन रही है इन कन्वोल्यूशंस को हम कहते हैं सिस्टर्नी। इन कन्वोल्यूशंस को मतलब इन फोल्डिंग्स को भी सिस्टर्नी कहेंगे और ये जो लॉन्गिट्यूबुलर जो फोल्डिंग्स बनी है लॉन्गिट्यूडनल इन्हें भी हम सिस्टर्नी कहेंगे। इनके बीच में जो एरिया है उसे हम ल्यूमन कहते हैं। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस इसलिए कहते हैं इसे ल्यूमन को क्योंकि इंटर मीन्स बिटवीन, मेम्ब्रेन
दो डबल मेम्ब्रेन्स के बीच में ये ल्यूमन है, इसीलिए इसे हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो ये था स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। और एक और डिफरेंस जो कि स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट है, वो आप देख सकते हैं कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो सरफेस है वो बिल्कुल स्मूथ है, यहाँ पर कोई स्मॉल ग्रेन्यूल्स अटैच नहीं है। इट मींस इट्स सरफेस इज स्मूथ, व्हाइल द सरफेस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सीम्स टू बी ग्रेन्युलर बिकॉज ऑफ अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम्स। यहाँ पर राइबोसोम्स अटैच है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर, जो इसे रफ अपीयरेंस देती है, इसीलिए इसे हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इसे हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो हमारे पास देख सकते हैं आप, ये न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के जो डबल मेम्ब्रेन के दरमियान में जो इंटर न्यूक्लियर स्पेस है, जिसे हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं, वो पेरी न्यूक्लियर स्पेस जो है अटैच है हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमन के साथ। इट मींस इसके जो पेरी न्यूक्लियर स्पेस है और इसका जो ल्यूमन है, इनके दरमियान कनेक्शन है। ये एरिया जो ओपन नजर आ रहा है, ये कनेक्शन इनके दरमियान, चीजें जो है न्यूक्लियस से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इजीली ट्रांसफर होती है। फंक्शंस ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सबसे पहले जो है ये हमारे पास लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करता है। जितनी भी लिपिड्स होती है हमारे पास, जैसे फॉस्फोलिपिड्स है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाती है, वो भी बनती है कहाँ पर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और उसके अलावा जो है हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स हो गई, ट्राइग्लिसराइड्स हो गए, और स्टीरॉइड्स जो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल। तो ये कोलेस्ट्रॉल भी हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में यूज होता है। तो जो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सिंथेसिस में हेल्प करता है, क्योंकि लिपिड सिंथेसिस यही करता है। और जो हमारे पास स्टीरॉइड्स है, ये हमारे टेस्टिस और ओवरीज में जो है ज्यादा पाए जाते हैं। टेस्टिस और ओवरीज स्टीरॉइड हार्मोन रिलीज करते हैं, तो वहां पर हमारे टेस्टिस में, ओवरीज में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो कंसेंट्रेशन है वो ज्यादा होगी। क्योंकि ज्यादा इसलिए होगी क्योंकि स्टीरॉइड्स बनाने होते स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। देन उसके बाद जो है हम देखते हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का टूटना या फिर बनना। मेटाबॉलिज्म में हमारे पास कैटाबॉलिज्म भी आता है और एनाबॉलिज्म भी। और लिवर जो हमारा होता है, उसमें जो है हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजिन। जैसे प्लांट्स में हमारे पास जो शुगर स्टोर होता है वो इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च होता है, और लिवर में हमारे पास होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजिन। ये ग्लाइकोजिन अगर हाइड्रोलाइज हो जाए या कैटाबोलाइज हो जाए, मतलब टूट जाए इनटू ग्लूकोज, तो ये जो रिएक्शंस है ये भी होती है कहाँ पर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। लिवर की जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। लिवर भी डिफरेंट सेल से बना है और हर सेल में जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, और वो जो है कैटाबॉलिज्म करता है कार्बोहाइड्रेट्स की। उसके बाद जो है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स में भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काफी हेल्पफुल है। लिवर सेल्स जो हमारा, जो भी हम फूड लेते हैं, फूड इंटेक हमारा होता है, फूड हमारा जो है डाइजेस्ट होने के बाद जब एब्जॉर्ब होता है तो ब्लड के थ्रू सबसे पहले लिवर में जाता है। वहां पर जो भी हम ड्रग्स लेते हैं या फिर कोई ऐसी टैबलेट्स हो गई या फिर पॉइजन्स हो गई, वो सब जाती है लिवर के पास। लिवर उन्हें डिटॉक्सिफाई करता है, मतलब उनकी टॉक्सिफिकेशन को, टॉक्सिक इफेक्ट को खत्म करता है। कैसे खत्म करता है, बाय एडिंग एन हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप है उसे जो है ऐड करता है और उसकी सॉल्युबिलिटी को, मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ऐड करता है उस पॉइजन या टॉक्सिन में, और उसकी सॉल्युबिलिटी को ज्यादा करता है। तो वो ज्यादा सॉल्युबल होगा, ज्यादा इजीली वाटर के थ्रू हमारे किडनीज से आउट हो जाएगा, बॉडी से, किडनीज के थ्रू। और लास्ट में जो इसका फंक्शन है वो ये है कि स्टिमुलेट करता है मसल कॉन्ट्रैक्शन को। हमारे पास जो हमारे मसल में जो एंडोप्लाज्मिक, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसे हम कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्को आपको पता है कि मसल से रिलेटेड है, तो इसीलिए जो है इसे हम कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि ये इनसाइड द मसल सेल। जब हमारा मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है या नर्व इंपल्स आता है, मसल को स्टिमुलेट करता है, तो हमारा जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये रिलीज करते हैं कैल्शियम आयंस को। कैल्शियम आयंस जो है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज होती है, किसके रिस्पॉन्स में, नर्व इंपल्स के रिस्पॉन्स में। और ये जाकर हमारे पास जो हमारा एक्टिन प्रोटीन है, जिसके ऊपर मैंने आपको जो है इसकी डिटेल वीडियो मैंने बनाई, अगर आप देखना चाहें वहां से देख सकते हैं। कैल्शियम जाके वहां पर एक ट्रिपलेट प्रोटीन के साथ अटैच होता है, जिसे हम ट्रोपोनिन कहते हैं। उससे जो है उसके साथ अटैच होने के बाद ट्रोपोनिन जो है ट्रोपोमायोसिन को स्ट्रेच करता है, और फिर एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। इट मींस मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। और स्टिमुलेटर कौन है, नर्व इंपल्स के बाद
हमारा ये स्टोर कैल्शियम आयन है और ये स्टोर किस में होता है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो ये थे फंक्शंस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है वो काफी बड़ा है, वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, तो उसके लिए मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। अब तक के लिए इतना ही काफी है। अल्लाह हाफिज। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आपको समझ में आया। अगर आपको मजीद वीडियोस चाहिए तो आप बता सकते हैं।